आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं से सर्व समीकरण। हम ये सर्व समीकरणों का निर्माण कैसे होता है, ये सर्व समीकरण किस आधार पर बनी हैं, जो वास्तव में दो व्यंजकों का गुणनफल ही तो दर्शाती हैं। तो हम इनको लिए सर्व समीकरणों का उपयोग करते क्यों हैं? जब हम देखते हैं कि a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 है, जिसे पहले कभी वर्ग समीकरण के रूप में बोला जाता था, आज उसका नाम सर्व समीकरणों के रूप में बोला जा रहा है। a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 और a धन b और a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। यहाँ थोड़ा सा अंतर ये है कि a धन b की घात 2 का मतलब है कि दो समान द्विपद a धन b और a धन b का गुणा होगा तो उनका गुणनफल कैसा होगा। a ऋण b का गुणा होगा तो उनका गुणनफल कैसा होगा। और a धन b और a ऋण b सिर्फ चिन्ह का अंतर है, बाकी जो चर राशियां हैं उसमें दोनों बिल्कुल समान है, a और b और a b। तो ये जितनी भी सर्व समीकरण बनती है, आगे आपको और भी जो सर्व समीकरण मिलेंगी वो सब जो है इन्हीं 2 या 3 चर राशियों से मिलकर बनेंगी, जिनके आधार पर आप अन्य अपने सवाल हल कर सकेंगे। हम आज देखने वाले हैं कि a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 होता कैसे है। चूंकि a धन b की घात 2 का मतलब है a धन b का 2 बार आपस में गुणा, तो उसे हम एक बार हल करके देखते हैं। a धन b पूरे की घात 2 का मतलब हो गया a धन b गुणित a धन b। चूंकि कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर गुणा होता है। हमने पहले ही द्विपदों का गुणा हमने पढ़ा है, गुणा करने का तरीका वही है बिल्कुल, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस a का गुणा पहले a धन b से होगा, फिर इस b का गुणा भी a धन b से होगा। तो a का गुणा a धन b से धन b, इस b का भी गुणा a धन b से। अब अगर हम गुणा करके देखते हैं तो a का गुणा होगा a के साथ में और इस a का गुणा होगा b के साथ में। वैसे इस b का गुणा होगा a के साथ में और इस b का गुणा होगा b के साथ में। ये हो जाएगा a की घात 2। क्योंकि दोनों चर राशियां अलग अलग हैं तो ये सिर्फ गुणनफल के रूप में दर्शाई जाएंगी। ab धन ये b गुणित a का गुणा भी ba या ab होगा। सामान्यतः इंग्लिश के जो अक्षर हैं वो जिस क्रम से आते हैं उसी क्रम में उसको लिखने की आदत होती है, तो इसको ab धन b की घात 2 बराबर हो जाएगा। क्योंकि अब ये दोनों चर राशियां बिल्कुल समान है, ab और ab, जो हम लोगों ने 6वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि समान पद कैसे होते हैं। तो ये समान पद हैं क्योंकि इनकी चर राशियां समान हैं। तो ab और ab दोनों मिलके, अब इसके सामने में जो गुणांक है वो चूंकि हमको नज़र नहीं आ रहा है तो वह 1 है, जो हमेशा ही विद्यमान रहता है चर राशि के साथ में। तो 1 ab धन 1 ab का मतलब हो जाएगा धन 2 ab और उसके बाद b की घात 2 है। चूंकि ये बिल्कुल भी समान पद नहीं है तो ये आपस में वैसे ही रह जाएंगे। तो a की घात 2 धन 2 ab धन b की घात 2, मतलब a धन b पूरे की घात 2 का अगर हम गुणा करते हैं तो a की घात 2 धन 2 ab धन b की घात 2 आता है, जैसा यहाँ हमारे पास सर्व समीकरण के रूप में नज़र आ रहा है। इसको एक आध दो एग्जाम्पल के तहत भी हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको ऐसे गुणा करें और सर्व समीकरण का उपयोग करके हल करें तो ये सवाल आपको किस तरीके से नज़र आते हैं। एक सवाल हम लोगों ने ले लिया है 2x धन 3 पूरे की घात 2, मतलब ये द्विपद है 2x धन 3 और इस द्विपद का अपने से ही गुणा होगा द्विपद 2x धन 3 से ही। तो हम इसको लिख लेते हैं 2x धन 3 2x धन 3। अब इसे जैसा अभी हम लोगों ने गुणा किया था उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे कि इस 2x का गुणा 2x धन 3 के साथ पूरा पूरा होगा। 2x का गुणा हो जाएगा 2x धन 3, फिर ये धन 3 तो धन 3 और इस 3 का गुणा भी 2x धन 3 के साथ होगा बारी बारी से। अब गुणा करना है तो 2x का गुणा इन दोनों से करना है, तो 2x गुणित 2x धन 3 गुणित 2x। यहाँ धन 3 का गुणा भी बारी बारी से होगा, 3 गुणित 2x धन 3 गुणित 3। अगर हम इसे देखते हैं तो अंकों में 2 और 2 है तो ये आपस में हो जाएंगे 4 और x गुणित x का मतलब हो जाएगा x की घात 2 धन 3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6x धन 3 तिया
9। 4x की घात 2 धन 6x धन 6x धन 9। तो चूंकि इसमें चर राशियाँ x है तो आपस में समान होंगी वो, तो ये 6x धन 6x दोनों का चिन्ह धन धन है, तो निश्चित रूप से वो आपस में जुड़ेंगे। तो 4x की घात 2 धन 6x धन 6x हो जाएगा 12x धन 9। ये है दो समान द्विपद का आपस में गुणा करते हैं तो ये स्थिति आती है 2x धन 3 की घात 2 बराबर 4x की घात 2 धन 12x धन 9। इसे ही हम लोग यदि सर्वसमीका से हल करने के लिए हमें बोला जाता है तो हम इसे सर्वसमीका से कैसे हल करेंगे, जो सर्वसमीका हमने इसके पहले पढ़ी है, तो हम उसके आधार पर हम इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं कि 2x धन 3 पूरे की घात 2 सर्वसमीका के आधार पर किस प्रकार से इसका हल निकलेगा। सर्वसमीका है हमारी जिसको हम लोगों ने लिया है a धन b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। इस सर्वसमीका से 2x धन 3 की अगर हम तुलना करते हैं तो आपको a की जगह में यहाँ पर दिखता है 2x और b की जगह में आपको दिखता है 3। अब आप इसी सर्वसमीका के आधार पर a की जगह में 2x और b की जगह में 3 रखकर सवाल को लिखकर देखते हैं। 2x धन 3 पूरे की घात 2 बराबर 2x की घात 2 मतलब 2x की जगह 2x a की जगह में है तो 2x पूरे की घात 2 धन 2 गुणित a की जगह में हो जाएगा 2x गुणित b की जगह में हो जाएगा 3। ये 2ab का मतलब 2 गुणित a गुणित b होता है, जहाँ पर गुणा जो है वो छुपा हुआ है, 2 गुणित 2x गुणित 3। और b की जगह में हम लोगों ने 3 माना है तो यहाँ 3 की घात 2 हो जाएगा, तो इससे हम लिख लेते हैं 3 की घात 2। हम इसे कोष्टक में नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन मैं चूंकि ऐसी आदत होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर एक चर राशि भी साथ में होती तो आपको उसको कोष्टक में लिखना ही पड़ता, इसलिए हम लोग लिखेंगे जैसे 2x की घात 2 को लिखा गया है। अब इसे यदि हल करते हैं पूरे उसमें 2 की घात 2 x की घात 2 जैसा घातांक नियम बोलता है 2 दूनी 4 तिया 12x धन 3 की घात 2 का मतलब हो जाता है 3 गुणित 3 3 तिया 9 हो जाएगा। तो हम लिस्ट लिख लेते हैं 4x की घात 2 धन 12x धन 9। जैसा हमने गुणा के रूप में हम जब लिखे थे तब भी यही आया था, सर्वसमीका के आधार पर भी हमने इसे हल किया है, जैसा वो था वैसा ही बिल्कुल सेम उत्तर आया है 4x की घात 2 धन 12x धन 9। तो दोनों ही तरीके से आपके सवाल बिल्कुल सही होते हैं यदि आप हल करते हैं तो। लेकिन यदि प्रश्न में आपको यह बोल दिया जाता है कि इसे सर्वसमीका के द्वारा हल करिए तो निश्चित ही आप इसे सर्वसमीका के द्वारा आपको हल करना चाहिए। बिल्कुल दूसरी वाली सर्वसमीका है a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। कभी कभी इसे सत्यापित करने भी आ जाता है। आप इसको अगर हमें इसे सत्यापित करना होगा तो हम बायां पक्ष में, चूंकि ये गुणनखंड के रूप में है, तो हम इसे इसके आधार पर हम गुणा करके निकालेंगे और उसे सत्यापित करने की कोशिश करेंगे। तो बायां पक्ष हमारा है इसमें a ऋण b पूरे की घात 2। यदि इसे हल करते हैं तो a ऋण b दो आपस में हो जाएंगे, जब घात 2 है इसका मतलब a ऋण b का 2 बार गुणा है तो a ऋण b। अब जैसा उस समय किए थे a का गुणा a ऋण b के साथ में होगा, इस पूरे के साथ में, फिर ये ऋण है तो ऋण और ये b है तो ये b, और इस b का गुणा भी a ऋण b के साथ में होगा। बहुत सावधानी से जब ऋणात्मक वाली जब भी कोई संख्या मिलेगी या व्यंजक मिलता है तो निश्चित रूप से हमें थोड़ी सी सावधानी रखकर इसे गुणा करना चाहिए। अब देख लेते हैं a का गुणा a के साथ में तो a गुणित a, फिर ये ऋण है, चूँकि ये धन ऋण होता है तो a गुणित b हो जाएगा। ऋण, ये ऋण पहले से है तो b यहाँ पर है और गुणित a, और ये ऋण देखा जाए तो धन होना चाहिए, लेकिन चलिए बाद में हम इसे हल करेंगे। ये ऋण है तो ऋण b गुणित उसका ऋण b से गुणा हो रहा है तो हम इसे ऋण b लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब देखते हैं a की घात 2 ऋण ab ba है, जैसा पहले बताया था। जो अक्षर हमारे क्रम में पहले आता है उसको पहले लिखने की कोशिश करना चाहिए। a b b c c d x y y z और z x, है ना, ऐसा लिखने की कोशिश करनी चाहिए हमको। तो a b ऋण और ये ऋण आपस में गुणा हो जाएगा तो धन b गुणित b की घात 2। अब आपके पास में
पहला पद a की घात 2 है, इसका कोई भी समान पद नहीं है तो ये वैसी के वैसी लिखा जाएगा। लेकिन ऋण ए बी ये दोनों के चिन्ह समान हैं, दोनों ही ऋण वाले हैं। इसका मतलब है जब दोनों ऋण रहते हैं तो वो आपस में जुड़ते हैं। तो ए बी और ए बी आपस में जुड़ेगा तो एक ए बी और एक ए बी मिलकर यह 2 ए बी बन जाएगा। ऐसा आप इसको 2 ए बी लिख सकते हैं। और चूंकि दोनों में ऋण का चिन्ह है तो उसके सामने में आप ऋण का चिन्ह लगा दीजिए। तो a की घात 2 ऋण 2 ए बी धन b की घात 2, कोई भी पद इसके समान नहीं है तो यह हल नहीं होगा। जैसा है उसको वापस वैसी लिख देंगे अगले चरण में भी हम। तो a की घात 2 ऋण 2 ए बी धन b की घात 2, ये a की घात 2 ऋण 2 ए बी धन b की घात 2 दायां पक्ष के समान है या दायां पक्ष ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर दायां पक्ष। और इस प्रकार से यह सर्वसमीका जो है वो सत्यापित होती है। इसी सर्वसमीका का उपयोग करना है। हम सवाल ले लेते हैं 2x ऋण 3 पूरे की घात 2। सिर्फ चिन्ह का अंतर है उस समय के और इस समय के सवाल में। आप देखिएगा कि चिन्ह का ही अंतर के चलते वहाँ पर सवाल में भी अंतर, आपके उत्तर में भी अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। 2x ऋण 3 पूरे की घात 2। तो यदि हम इसे सर्वसमीका के आधार पर बनाते हैं तो पहले सर्वसमीका के आधार पर बना के देख लेते हैं, या गुणा करना चाहें तो गुणा करके आधार पर देख लेते हैं। चलिए इसको पहले गुणा करके देख लेते हैं। 2x ऋण 3 का गुणा 2x ऋण 3 से होगा। जैसा हमने सर्वसमीका को गुणा करके लिया था वैसे इसको भी ले रहे हैं हम लोग। तो 2x का गुणा इस 2x का गुणा 2x ऋण 3 के साथ में होना है, तो 2x का गुणा 2x ऋण 3 के साथ में, और ये ऋण 3 का गुणा भी 2x ऋण 3 के साथ में है। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि 3 के आगे में ऋण है तो आप ऋण 3, और इसका गुणा भी 2x ऋण 3 के साथ होगा। अब अंदर गुणा कर लेते हैं हम लोग। 2x का गुणा 2x के साथ ऋण, ये 3 गुणे 2x, फिर ये ऋण 3 गुणे 2x, फिर ये ऋण और ये ऋण 3, तो ऋण 3 गुणित ऋण 3। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। अब इसे गुणा करेंगे तो अंकों का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 दूनी 4x की घात 2 ऋण 3 दूनी 6x ऋण 3 दूनी 6x ऋण 3 तिया 9, और ऋण का गुणा होने से धन होता है तो ये ऋण ऋण धन 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये समान पद नहीं है, इसके लिए कोई भी 4x की घात 2 के लिए और 9 के लिए। तो पहले 4x की घात 2 को लिख लेते हैं। बीच के जो दोनों पद हैं वो समान पद है, चरराशियाँ समान है तो आपस में इनका जोड़ना या घटाना संभव है। तो दोनों के आगे में ऋण का चिन्ह है तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं जब समान चिन्ह होते हैं, तो चाहे दोनों धन हो चाहे दोनों ऋण हो। तो दोनों जुड़ेंगे तो 6 और 6 12x हो जाएगा, और ये ऋण है ये ऋण है, क्योंकि दोनों ऋण वाले थे इसलिए उत्तर भी जो आएगा वो ऋण में आएगा, ऋण 12x धन 9। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि द्विपदों का गुणा कैसे करते हैं, तो ये द्विपदों का गुणा है, बस अंतर यह है कि ये द्विपद समान है इसलिए उनका गुणा इस तरीके से आया है। अगर आप असमान रहते तो इनका गुणा दूसरे तरीके से आता, 3 की जगह में 4 भी पद हो सकते थे अगर चर राशियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो यदि चर राशियाँ समान होती हैं तो उनका उत्तर भी त्रिपद के रूप में आपको नज़र में आता है। अब इसी सवाल को हम लोग इस वाली सर्वसमीका के आधार पर हल करके देखते हैं। 4x की घात 2 ऋण 12x धन 9 आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो हमसे कहीं ना कहीं सवाल में गलती हो गई है। हमारा सवाल है 2x ऋण 3 पूरे की घात 2। इसका इस सर्वसमीका से हम तुलना करके रखते हैं। सर्वसमीका a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 से तुलना करने पर हमने ये सर्वसमीका इसलिए ली है क्योंकि यहाँ बीच में ऋण का चिन्ह है, इसलिए ऋण वाले लिए हैं। धन था तो हमने धन वाले को लिया था, है ना। अब तुलना करेंगे तो हमको दिखता है कि a की जगह में 2x है तो a बराबर आप लिख लीजिए 2x, और ऋण का चिन्ह तो ऋण अपनी जगह में है लेकिन b की जगह में आपको 3 नज़र में आ रहा है तो b बराबर आप इसको 3 रखने पर। अब a बराबर 2x b बराबर 3 है, आप इसको हल करके देखने की कोशिश करते हैं इस सर्वसमीका के आधार पर। तो ये तो वैसी है 2x ऋण 3 पूरे की घात 2, a की जगह में 2x b की जगह में 3, दायां पक्ष है उसको देख लेते हैं। 2x पूरे की घात 2 ऋण 2 गुणित 2x गुणित 3 धन 3 की घात 2। हल करेंगे तो ये 2 की घात 2 x की घात 2 ऋण
2 दूनी 4, 4 तिया 12x, धन 3 तिया 9। अगर हम इसे पूरा हल करते हैं तो 4x की घात 2 ऋण 12x धन 9 हो जाएगा। तो जैसा हमने उसको गुणा के रूप में अगर उससे बनाया था तो वो ऐसा बना था, और जब हमने सर्व समीकरण के रूप में उसको हल करने की कोशिश करी तब भी ये बिल्कुल ऐसा ही आया है। अर्थात हमने बिल्कुल दोनों ही तरीके से हमने सवाल को सही हमने हल किया है। अब तीसरी सर्व समीकरण हम लोग ले लेते हैं, a धन b a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। a धन b a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। अर्थात अगर ये दोनों द्विपदों का गुणा होगा तो इसका गुणनफल ऐसा दिखेगा, जबकि पहले वालों में ऐसा दिख रहा था और वो त्रिपद के रूप में आपको गुणनफल नजर में आ रहा था। लेकिन ये समान पद थे, बिल्कुल ही समान पद थे और इनमें चिन्ह भी बिल्कुल समान था, लेकिन यहाँ चिन्ह में अंतर आ गया है, इसलिए इसके जो गुणनफल है वो इस रूप में आपको नजर आ रहा है। अब लेकिन हल करना है तो ये जैसा उस समय किए थे, बायां पक्ष को लेकर ही हम इसे सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। बायां पक्ष है हमारे पास a धन b a ऋण b, a धन b a ऋण b। तो अब ये a धन b और a ऋण b का गुणा हम देखते हैं करके। इस a का गुणा a ऋण b के साथ में होगा, फिर धन b का भी गुणा a ऋण b के साथ में होगा। हम लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसको, a का गुणा a ऋण b के साथ में करना है तो a गुणित a ऋण b गुणित a धन b गुणित a ऋण b गुणित b। ये धन था तो b गुणित a धन ऋण ऋण b गुणित b। अब हम इसे हल करेंगे तो भी होगा a की घात 2 ऋण ba को हम लोग ab के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ भी ba को हम लोग ab के रूप में लिख सकते हैं ऋण b की घात 2। अब हम देख रहे हैं कि जो किनारे के दोनों पद हैं, पहले और पहला पद और चौथा पद, वो a की घात 2 और b की घात 2, ये बिल्कुल ही असमान पद हैं, किसी से भी ये मेल नहीं खा रहे हैं, तो ये जैसे रहेंगे वो वैसे ही उतर जाएंगे। लेकिन ये जो बीच का पद है, दोनों a b समान चर राशि वाले पद हैं, अर्थात ये दोनों समान पद हैं, तो आपस में या तो ये जुड़ेंगे या ये आपस में घटेंगे। तो हम देख लेते हैं, एक के आगे में चिन्ह है ऋण और इस ab के आगे में है चिन्ह है धन। तो एक धन और एक ऋण जब भी होता है आपस में घटता है। तो जब दो समान पद आपस में घटते हैं तो वो शून्य हो जाते हैं। AB में से AB घटेगा तो शून्य हो जाएगा। जैसे हम 5 में से 5 घटा के शून्य करते हैं, 10 में से 10 घटा के शून्य करते हैं, वैसे AB में से AB घटेगा तो शून्य हो जाएगा। या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों पद समान हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो हम इन्हें आपस में काट सकते हैं। या आगे जाके आप लोग हल करने के तरीके ऐसे देखेंगे। अब काट देने के बाद जो बचा वो है ये a की घात 2 और ये b की घात 2 के सामने वाला चिन्ह। चूंकि ये चिन्ह आपस में सामने से कटे हैं, ये इसका चिन्ह है और ये इसका चिन्ह b की घात 2 का चिन्ह ऋण है, ये वैसे ही रहेगा। तो ये ऋण b की घात 2। हम देखते हैं कि ये बिल्कुल दायां पक्ष जो a की घात 2 ऋण b की घात 2 है, बिल्कुल वही आया है। हम इसे लिख सकते हैं बराबर दायां पक्ष। जब भी आप सत्यापित करने की स्थिति करते हैं तो बायां पक्ष और दायां पक्ष करके आप जरूर इसे लिखना चाहिए आपको, जिससे आपका सवाल पूर्णतः सही दिखेगा और रहेगा भी। तो ये हम लोगों ने तीनों सर्व समीकरण को हल किया था, करके देखा है और सवाल जैसा था उसके आधार पर हल किए हम लोग। अब इसके ऊपर में अगर कोई सवाल हमको दिखता है तो वो सवाल हम लोग ले लेते हैं। जैसा मैंने इसमें लिया था 2x धन 3 पूरे की घात 2, इसमें लिया था 2x ऋण 3 पूरे की घात 2। यहाँ पर हम लोग 2x धन 3 और 2x ऋण 3 हल करके देखते हैं किस तरीके से हल होता है। 2x धन 3 2x ऋण 3, चूंकि इनके बीच में चिन्ह नहीं है इसलिए घात 2 के रूप में नहीं लिखाएगा, है ना, अलग अलग लिखाएगा। ये गुणा के रूप में है, अर्थात ये दोनों गुणनखंड है और इसका जो भी गुणनफल आएगा वो हमको आगे जाकर दिखेगा। इसको गुणा करना है तो गुणा करने का तरीका तो वही है, इस 2x का गुणा 2x ऋण 3 के साथ में, फिर ये धन 3 का गुणा भी 2x ऋण 3 के साथ में होगा। तो धन 3 का गुणा 2x ऋण 3 के साथ में। फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह है, वैसे यहाँ भी। अब अगर गुणा का चिन्ह है तो ये चूंकि इस 2x का पूरे कोष्ठक से गुणा होना है, कोष्ठक के अंदर जो भी संख्या है सबसे गुणा होना है उसका, तो हम उसे उसी रूप में लिख लेते हैं। 2x गुणित 2x, फिर ऋण का चिन्ह है तो ऋण 3 गुणित 2x, फिर धन, ये धन है 3 का गुणा 2x के साथ में तो 3 गुणित 2x, धन ऋण ऋण 3 गुणित 3। अब अगर हल करते हैं तो 2 आपस में गुणा हो जाएंगे 4 और x आपस में गुणा हो जाएंगे x की घात 2, अर्थात 4x की घात 2 ऋण
3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6x ऋण 3 तिया 9। तो जो स्थिति पहले थी वो फिर अभी भी आ गई है कि ये पद और ये पद बिल्कुल भी किसी से भी मिलते जुलते नहीं है, अर्थात ये असमान पद हैं। लेकिन जो बीच का पद है 6x और 6x, आप देखिए दोनों पद समान हैं, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, पद जो है वो अपनी चर राशियों और अचर राशियों से समान होता है, वास्तव में चर राशि से समान होता है, तो ये समान पद है। तो जो असमान है वो तो वैसे ही लिखा जाएंगे जैसे 4x की घात 2। अब ऋण 6x धन 6x, चूंकि पद बिल्कुल ही समान है, 6x एक ऋण है और एक धन है, अर्थात आपस में ये घटेंगे। तो 6x में से आप यदि 6x को घटाते हैं तो ये शून्य हो जाता है। तो या तो उसको आप ऐसे करके काट दीजिए जैसा पहले बताया था। तो क्या बच गया, ऋण 9, ये ऋण 9। अगर आप देखेंगे तो ये जो है इस रूप में बिल्कुल ही लिखा जाएगा, 2x पूरे की घात 2 ऋण 3 पूरे की घात 2, मतलब a की घात 2 ऋण b की घात 2। आप देखिए ये a धन b, a ऋण b है, तो बिल्कुल उसी रूप में ये वापस में लिखा गया है। इसे इस तरीके से हम हल करके देख सकते हैं। इसे ही हम सर्व समीकरण से तुलना करके भी हम देख लेते हैं, इस तरीके से इसका हल निकलता है या नहीं निकलता है। सर्व समीकरण a धन b a ऋण b बराबर 1 की घात 2 ऋण b की घात 2 से तुलना करने पर हम लोग कभी कभी ऐसा तुलना लिखते हैं या कभी कभी ये लिख दिया जाता है a बराबर 2x और b बराबर 3 रखने पर सर्व समीकरण में ऐसा भी होता है। तो यदि तुलना करते हैं तो आपको दिखता है, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे तुलना करने पर लिखें, तो आपको समझ में आता है कि a बराबर हुआ है ये 2x और b बराबर हुआ है यहाँ पर 3, मतलब a धन b a ऋण b। तो a बराबर 2x b बराबर 3। तो यदि आप इस आधार पर सवाल को देखते हैं जैसा यह है, तो हमें दिखता है 2x धन 3 2x ऋण 3 बराबर a धन b a ऋण b बराबर ये 2x की घात 2 अर्थात a की घात 2 ऋण 3 की घात 2 अर्थात b की घात 2, जैसा वहाँ पर उस समय हमको नजर आया था। यदि हम इसे पूरा पूरा हल करते हैं तो 2 की घात 2 x की घात 2 ऋण 3 की घात 2, मतलब 4x की घात 2 ऋण 9, जैसा उस समय हुआ था हल, बिल्कुल वैसे ही हल होता है। सर्व समीकरण में रखने से आसानी से सवाल जो है वो हल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि तीनों सर्व समीकरणें जो है वो किस तरीके से खुद भी अपने आपस में उनका निर्माण हुआ है या वो किस तरीके से अस्तित्व में आई है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि उस आधार पर आप सवाल आपको मिलता है तो आप सवाल को गुणा के रूप में भी बना सकते हैं और उसे सर्व समीकरण में रखकर उसे हल कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आपको मैं अभी आज बता देता हूँ कि a धन b की घात 2, इसका मतलब है a धन b गुणित a धन b, अर्थात ये दोनों a धन b जो हैं वो इस गुणनफल a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 के ये गुणनखंड हैं। और इन गुणनखंडों का ये गुणनफल है कि ये इधर वाले जो दोनों हैं ये गुणनखंड है और ये गुणनफल है। यहाँ पर यह भी गुणनखंड है और यह गुणनफल है। यहाँ a धन b a ऋण b ये दोनों देखिए गुणनखंडों के रूप में लिखे दिख रहे हैं आपको, इसका गुणा इसके साथ होना है जैसा हमने किया था। और ये a की घात 2 ऋण b की घात 2, इनको गुणा करने से यह आया है, अर्थात ये गुणनफल है।